लोग चर्चा की शुरुआत करेंगे हड़प्पा सभ्यता में। कल एक इंट्रो दिए थे और आज से हम लोग हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं इस पर चर्चा करेंगे। हेडिंग दे दीजिए, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। और हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में जो सबसे बड़ी विशेषता है, जिसको लेकर के यह सभ्यता इतना प्रसिद्ध है, चर्चा का विषय बना हुआ है, वह है आपको नगर निर्माण योजना। वो क्या है? टाउन प्लानिंग। हाँ, नगरीकरण, नगर निर्माण योजना सबसे बड़ी विशेषता है। नगर निर्माण योजना, टाउन प्लानिंग इसे कहते हैं। और इस बात को आप समझें, इस बात को आप समझिए कि हड़प्पा काल में पूरी तरह से जिस सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, नगरीकरण का दौर देखा जा सकता है। और इसीलिए प्रश्न बनता है प्रीलिम्स में कि भारत में नगरीकरण का पहला प्रमाण कब मिलता है? नगरीकरण का कब मिलता है? हड़प्पा काल में। और जब थोड़ा क्वेश्चन घुमा देगा कि भारत में नगरीकरण का द्वितीय प्रमाण कब मिलता है? सेकंड अर्बनाइजेशन, नहीं, वैदिक काल के अंत में, उत्तर वैदिक काल में, खास करके 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखिएगा, गांगेय घाटी के क्षेत्र में, गांगेय मतलब गंगा, उत्तर प्रदेश का इलाका जो है, हाँ, खास कन्नौज का क्षेत्र जो है, तो वहाँ पर देखिएगा कि नगरीकरण का दौर, हाँ, तकरीबन कितना दिन के बाद हो गया? 2000 वर्ष के बाद। माने हड़प्पा सभ्यता नगरीकृत था। हड़प्पा के बाद वैदिक काल में ग्रामीण संस्कृति, और फिर से वैदिक काल के अंत होते होते नगरीकरण का दौर शुरू हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा देते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वह नगरीकृत था। नगरीकरण पहली बार हड़प्पा में देखा जा सकता है। जहाँ तक सवाल उठता है नगरीकरण का, तो हड़प्पा काल में आप देखिएगा कि नगर का जो निर्माण होता था बहुत ही योजनाबद्ध तरीका से। जिक जाके नहीं, आजकल की भांति नहीं, माने आजकल से भी डेवलप था। और आजकल के संदर्भ में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बेंगलोर है, जयपुर है, चंडीगढ़ है, ठीक है, इस प्रकार से आप देखिएगा कि पूरी तरह से प्लान में योजनाबद्ध तरीका से नगरों का निर्माण होता था। इसके लिए क्या करते थे हम लोग कि पूरा नगर जो है उसको 2 भाग में बांटते थे, 2 पार्ट में। और कल बताए थे आप लोगों को कि मानचित्र का यह कौन सा पार्ट होता है? पूर्वी होता है ना, यह होता है ईस्ट, और ये क्या होता है? वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए, यह हो गया आपका पश्चिमी भाग, यह क्या हो गया? पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग जो होता था, किसी भी नगर का जो पश्चिमी भाग होता था, वह पश्चिमी भाग पूरा तरह से क्या होता था? सबसे ज्यादा योजनाबद्ध होता था। और इस इलाका में, इस क्षेत्र में राजा, महाराजा, शासक, प्रशासक जैसे लोग, मतलब शासन कार्य से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो रहते थे। और इसीलिए इसे कहते थे गढ़ी। गढ़ होता है ना, गढ़ी वाला क्षेत्र, या कह सकते हैं राज प्रसाद क्षेत्र, या कह सकते हैं प्रशासकीय क्षेत्र। मतलब जितने भी शासन प्रबंधन से जुड़े हुए लोग थे, वो तो राजतंत्र था एक तरह से, तो जितने भी शासन प्रबंधन से जुड़े हुए लोग थे वो इस क्षेत्र में रहते थे। और इसीलिए इसे कहते थे गढ़ी वाला या राजप्रसाद वाला क्षेत्र। और यह क्षेत्र जो था अपेक्षाकृत ऊंचा था, होता था, ऊपर होता था, और किलाबंद होता था, अच्छे अच्छे इसमें भवन होते थे, हर कुछ योजनाबद्ध होता था,
यह इसकी विशेषता थी। और इसमें अभिजात लोग रहते थे, संभ्रांत लोग रहते थे, शासक प्रशासक रहते थे, यह इस क्षेत्र की विशेषता थी। और जहां तक सवाल है पूर्वी क्षेत्र का, यह क्या था? डाउन था, नीचा, निचला इसे कहते थे, निचला क्षेत्र इसे कहते थे। और इस क्षेत्र में आम जनता रहती थी। और इस क्षेत्र में देखिएगा 2 कमरा का मकान, 3 कमरा का मकान इस प्रकार से बनता था। यानी कि यह डाउन था, यह सामान्य था, इसके तुलना में यह काफी विशिष्ट था, यह विशेषता थी। दोनों क्षेत्र का देखिएगा कि अलग अलग किलाबंदी होता था। जितने भी प्रमुख हड़प्पा कालीन क्षेत्र मिले हैं, साइट मिले हैं, दोनों का निचला का अलग किलाबंदी बाउंड्री और राजप्रसाद का अलग बाउंड्री होता था। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जैसे लोथल का नाम आता है। तो लोथल में देखिएगा कि गुजरात में है ये, यहाँ देखिएगा कि दोनों का किलाबंदी एक समान होता था, दोनों का, माने राजप्रसाद का भी और निचला का किलाबंदी एक समान होता था। हाँ, और इसके अलावा अपवाद के रूप में धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में धौलावीरा है। और धौलावीरा से देखिएगा उत्खनन के दरमियान एक ऐसे क्षेत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें आप देखिएगा कि 2 नहीं बल्कि त्रिस्तरीय नगर मिला है, बाकी जगह 2 स्तर का। और धौलावीरा एकमात्र अपवाद है जहां पर त्रिस्तरीय, और यह त्रिस्तरीय जो है इस प्रकार का क्षेत्र। और इसकी खासियत यह है कि यह जो पश्चिमी है यह राजप्रसाद हो गया, पूर्वी जो है निचला क्षेत्र सामान्य जनता के लिए हो गया, और यह जो बीच का पार्ट है, मध्यवर्ती पार्ट है, इसमें व्यापारी रहता था, व्यापारी और कारीगर जो तरह तरह के वस्तुओं का निर्माण करता था। इसे कहते थे इसीलिए मध्यवर्ती क्षेत्र, या इसे कहते थे बाजार वाला क्षेत्र, या इसे कहते थे कारखाना वाला क्षेत्र। मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण भी होता था और यहीं से व्यापार भी होता था। और इस प्रकार का एकमात्र उदाहरण कहां से मिला है? ये धौलावीरा से इसका प्रमाण मिला है। इसके बाद देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में यह जो नगर बताए आपको हम, इस नगर की एक जो बड़ी विशेषता थी वह था सड़कों का निर्माण, सड़क। और हड़प्पा सभ्यता में सड़क का निर्माण भी काफ़ी योजनाबद्ध तरीका से होता था, बहुत सुनियोजित तरह से, एकदम प्लान्ड वे में। हाँ, और पूरे हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से 3 प्रकार का सड़क मिला है, 3 प्रकार का सड़क। और 3 प्रकार सड़क जो है, पहला है सबसे चौड़ी सड़क, सबसे चौड़ी सड़क। हाँ, और इसका प्रमाण मिला है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, लगभग 35 फीट चौड़ी है। और इसे इसका नाम दिया गया है राजपथ कहा गया। सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। दूसरा आपको है मध्यवर्ती, और तीसरा है गली वाली सड़क। माने हर गली को एक मध्यम सड़क जुड़ती थी, और मध्यम सड़क कहाँ से जुड़ती थी? मुख्य सड़क से, राजपथ से। यानी पूरी तरह से कह सकते हैं कि सड़कों का जाल बिछा हुआ था। सड़कें कच्ची मिट्टी और ईंट से होता था, माने पक्की ईंट का या किसी प्रकार के पक्कीकरण का कोई प्रमाण सड़क में नहीं मिली है। लेकिन सड़कों की जो साफ सफाई होती थी उस पर काफ़ी ध्यान देता था, काफ़ी हमेशा साफ सुथरा सुंदर। और इससे पता चलता है कि कोई नगर निगम भी वहाँ था। नगर निगम नहीं होता, इतनी सफाई नहीं होती। तो इस साफ सुथरा के पीछे सबसे कारण क्या था? नगर निर्माण। ये क्या कह सकते हैं? नगर निगम के कारण से नगरों की काफ़ी सफाई समय समय पर होती रहती थी। इसके बाद देखिएगा कि सड़क के किनारे जगह जगह पर हर सड़क के किनारे, यह सड़क अगर मान लीजिए है तो जगह जगह पर देखिएगा कि चबूतरा बना होता था, चबूतरा। और इस चबूतरा एक तरह से कह सकते हैं सराय का कार्य करे, सराय लोगों का ठहराव स्थल। यात्री जा रहा है, जहां इच्छा हुई विश्राम किया, बैठ गया, या इस पर रख करके अपने वस्तु का बिक्री किया।
तो ये इसका व्यवस्था था। सड़क के किनारे जगह जगह देखिएगा कूड़ादान बना होता था, कूड़ादान, ताकि आप जो कूड़ा कचरा है, आजकल देखते होंगे जगह जगह बॉक्स लगा दिया जाता है, उस टाइम बॉक्स नहीं लगा करके गड्ढा खोद दिया गया, कूड़ादान कहते हैं, ताकि आप यत्र तत्र कूड़ा ना फेंक करके उसी कूड़ादान में आप फेंकें। तो यह कूड़ादान की व्यवस्था हड़प्पा काल में मिलती है। इतना ही नहीं, रात्रि के समय लोगों को यात्रा करने में कोई असुविधा नहीं हो, इसके चलते सड़क के किनारे जगह जगह पर चिरागदान, चिरागदान समझ रहे हैं, जिसको आजकल कहते हैं हम लोग नाइट लैंप, नहीं देखते हैं, हर पोल में लगी रहती है स्ट्रीट लाइट। तो स्ट्रीट लाइट तो स्वयं नहीं था, लेकिन चिराग होता था, मसाल, मसाल वो लगा होता था, और रात के समय में क्या क्या उसको जला दिया गया, हर मसाल को, मसाल जल रहा है, लोगों को दिक्कत ना हो, सुबह में उसको बुझा दिया गया। तो इस प्रकार से देखिएगा कि रात्रि के समय यात्रा करने का भी एक कुशल प्रबंधन हड़प्पा सभ्यता में, नगर निर्माण में देखने को मिलती है। हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना की जो एक सबसे बड़ी विशेषता जो पूरे विश्व के अन्य सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है, वह क्या है? वह है आपको नालियों का निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम, माने जल निकासी पद्धति इतनी अच्छी हड़प्पा सभ्यता की थी कि इस प्रकार की व्यवस्था समकालीन विश्व के या इससे पहले विश्व के किसी भी अन्य सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलती है। इतनी सुंदर तरीका से उसका निर्माण होता था। और नालियों का जो निर्माण होता था वह पक्की ईंट की सहायता से, पक्की ईंट, और पक्की ईंट के ऊपर से जगह जगह स्लैब डाल दिया गया पत्थर का, ताकि नाली जाम ना हो। जगह जगह नालियों में नरमुखे, मेन होल होता है ना, चेंबर, तो जगह जगह उसमें नरमुखे, मेन होल का निर्माण होता था, ताकि बिना किसी बाधा का पानी बहता रहे, और हर घर का पानी गली में, गली से मध्यम नली में, और उस नाली के माध्यम से नगर के बाहर पानी निकलता था। किसी प्रकार से नगर में पानी का जल जमाव नहीं होता था। यानी कि हम लोग आज के बिहार सरकार का 7 निश्चय में एक है, हर घर पक्की नली गली, नली गली, नली गली, पक्की नली गली। तो सोचिए आज जो हमारी सरकार 7 निश्चय करके कर रही है, इस निश्चय, हाँ, इस निश्चय का व्यवस्था बहुत पहले से है, काफी अच्छे तरीका से, और ढाल देते हुए, मतलब ऐसा भी नहीं कहीं पर चैम्बर जाम हो जाएगा। इस प्रकार के इंजीनियरिंग की व्यवस्था उस टाइम में थी कि पूरी तरह से सिविल का, सिविल इंजीनियरिंग, पूरी तरह से ढाल के साथ हर घर का पानी नगर के बाहर निकलता था। तो पक्की ईंट की सहायता से, ऊपर से पक्के पत्थर से ढक दिया जाता था, जगह जगह मेन होल होता था। यह उसकी एक विशेषता थी। फिर देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण के तहत जो सबसे बड़ी विशेषता देखने को मिलती है वह क्या है? भवन का निर्माण। भवन, चूंकि कौन सा नगर कैसा है वह कैसे अनुमान लगाते हैं आप? वह अनुमान लगाते हैं उस समाज के, उस शहर के, उस गांव के बनावट को देख करके, उसमें घर कैसा है। अब मान लीजिए आजकल किसी गांव से गुजरिएगा और खाली फूस का घर देखिएगा तो क्या कहिएगा उसमें? ये नहीं कहेंगे अरे इसमें सब गरीबी रहता है इसमें। हाँ, किसी गांव से गुजरे एको फूस का घर नहीं देखे, सब पक्का पक्का घर ही देखे, अरे इस गांव में लगा बड़ा बड़ा लोग रहता है इस गांव में, एको फूस का घर ही नहीं देखते हैं उसमें। तो हड़प्पा काल में देखिएगा कि जो भवन का निर्माण होता था वह भी काफी योजनाबद्ध तरीका से, हर भवन में सबसे पहले क्या होता था? बीच में आंगन होता था। आंगन, हर घर में अनिवार्यतः एक आंगन होगा, और आंगन के चारों ओर कमरा बनता था, चारों तरफ। और यह कमरा ध्यान दीजिएगा, यह कमरा जो बन रहा है वह एक दूसरे से अलग है। आजकल क्या होता है? 2 रूम के बीच में एक दीवार, यहां भी रूम यहां भी रूम, देख रहे हैं ना। हड़प्पा काल में जो बनते थे, कमरा बनता था, दोनों कमरा का अलग अलग
दीवार इसका अलग, इसका अलग, बीच में फिर जगह। समझे? इस प्रकार से भवन का निर्माण होता था। आंगन के चारों ओर कमरे बनते थे और भवन का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर नहीं खुल करके गली की ओर, पीछे की ओर खुलती थी। और सामान्यतः दो बात को ध्यान में रख करके, एक सुरक्षा और दूसरा सफाई। सुरक्षा और सफाई दोनों बात को ध्यान में रख करके मुख्य सड़क की ओर दरवाजा ना खुल करके गली की ओर खुलती थी, अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है। फिर आप देखिएगा कि भवन के निर्माण में पक्की ईंट का प्रयोग होता था, पक्की ईंट। और भारत में पहली बार पक्की ईंट से भवन निर्माण का प्रमाण कहाँ मिलता है? हड़प्पा काल में, पक्की ईंट की सहायता से। और इससे बड़ी बात यह कि दीवार की जो जुड़ाई होती थी उसमें इंग्लिश बॉन्ड पद्धति का प्रयोग होता था। इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है? तो आजकल अगर आप लोग दीवार जोड़ते हुए देखते होंगे तो देखते होंगे कि दो ईंट इस प्रकार से खड़ा होता है। ध्यान दिया है? देखिए ऐसे, अगर 10 इंच दीवार जोड़ रहे हैं हम लोग, 10 इंच, तो दो ईंटा एक रो में खड़ा होगा। इसके बाद जो अगला रद्दा पड़ेगा उसमें देखिएगा दो ईंट ऐसे होगा। देख रहे हैं? ये क्या कर रहा है? बॉन्ड कर रहा है, बंद कर रहा है छेद को। कभी ध्यान दिए हैं आप लोग? नहीं ध्यान दिए जी। और इसीलिए देखते होंगे कि ईंटा को फोड़ करके दिया जाता है, हाँ, कि यह जो बीच में गैप है वो भर जाए पूरी तरह से। इसको कहते हैं इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। माने आज जो विश्व की ईंट जुड़ाई के क्षेत्र में सबसे अच्छा इंजीनियरिंग है, उसका पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? हड़प्पा काल में। पहला प्रमाण हड़प्पा काल में मिलता है। इसके बाद देखिएगा आप, हड़प्पा काल में जो छत होता था, छत उस टाइम सीमेंट तो नहीं था, लेकिन छत की ढलाई भी होती थी। और ढलाई में जिप्सम का प्रयोग, जिप्सम, सुर्खी जो होता है ईंटा का चूर्ण, उसका प्रयोग, चूना का प्रयोग, सरकंडा की लकड़ी होता है उसका प्रयोग। तो इसके माध्यम से पक्का छत, हाँ, उस समय निर्माण होता था। सामान्यतया देखिएगा हड़प्पा काल में एक मंजिला मकान होता था, एक ही मंजिल। लेकिन मोहनजोदड़ो, एक जगह बताए थे आप लोगों को हम, मोहनजोदड़ो एक ऐसा नगर था जहां 2 मंजिले भवन का प्रमाण मिला है, 2 मंजिला। हाँ, इसके अलावा मोहनजोदड़ो से 30 कमरा वाला, 30 कमरा वाला भवन का प्रमाण मिला है। और इसको देख करके ये विद्वान अनुमान लगाते हैं यह कोई सभा भवन था, या कॉलेज भवन था, या कोई धर्मशाला था, जहां सामूहिक तौर पर बहुत सारे लोग रहते थे और कोई क्रिएटिव कार्य करते थे। तो यह भी हड़प्पा सभ्यता की एक बड़ी विशेषता थी। हड़प्पा काल में देखिएगा कि हर भवन में, जितना भवन होता था, हर भवन में अनिवार्यतः एक शौचालय होता था, एक कुआं होता था, एक रसोई घर होता था। समझे? जबकि आज भी देखिएगा कि हमारे सरकार को एक मिशन के तौर पर, हाँ, मिशन के तौर पर हर गांव में शौचालय का निर्माण करवाना पड़ा है। इसके बाद भी अभी जाइए गांव सब में, लोग पैसा ले लिया है और शौचालय नहीं बनवाया है। अभियो देखिएगा हर गांव में 50% ऐसा घर है जिसके पास शौचालय नहीं है, अभियो नहीं है शौचालय। चाहे वो चाहता है कि इतना जमीन बेकार बर्बाद करेंगे, हम इतना जमीन बचेगा तो हम उसमें खेती कर लेंगे, या एगो रूम बना लेंगे, या इसमें खर्चा बेकार करेंगे हम। लेकिन हड़प्पा काल के लोगों का सोच इतना डेवलप था कि अनिवार्यतः हर घर में एक शौचालय का निर्माण होता था। और इसी में बड़ा अच्छा मोदी सरकार के द्वारा एक नारा आया था, पहले शौचालय तब देवालय, पहले शौचालय तब देवालय, पहले शौचालय बनते पूजा घर बनाइए। तो यह हड़प्पा सभ्यता में देखिएगा कि हर घर में शौचालय होता था, एक कुआं बनता था। चूंकि उस समय ट्यूबवेल तो नहीं था, आवश्यकता पानी को पूरा करना है तो हर घर में कुआं बनता था, हाँ, हर घर में शौचालय बनता था, हर घर में रसोई घर बनता था, ताकि पूरी आवश्यकता घर के भीतर
पूरी हो जाए। घर में देखिएगा कि खिड़की का निर्माण प्रायः नहीं होता था। आजकल है ना, हर घर में 2.5 या 3 फीट के बाद एक खिड़की बनता है। हड़प्पा काल में खिड़की नहीं बनता था, लेकिन 6 फीट ऊपर, दीवार का जो 6 फीट है ऊपर में बनता था क्या? वेंटिलेशन, रोशनदान। यहाँ बना हुआ है ना, ढक गया, पीछे में देखिएगा, हाँ यहाँ भी है, देख रहे हैं? इस प्रकार से वेंटिलेशन 6 फीट ऊपर से, उसमें प्रकाश, हवा, सुरक्षा भी होता था। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा काल में एक बेहतर तरीका से भवन का निर्माण, सड़क का निर्माण, नालियों का निर्माण। तो आप कह सकते हैं एक कंसेप्ट के लिए कि हड़प्पा कालीन जो नगर निर्माण योजना है, उस नगर निर्माण योजना के अंतर्गत जो मूल बात है जिसको ध्यान रखना है आपको, तो नगर निर्माण में पहला बताया आपको हम भवन का निर्माण, फिर बताया सड़क, फिर बताया आपको हम नालियों का निर्माण, फिर बताया आपको हम कुआं, शौचालय, रसोई घर, चिरागदान, कूड़ादान, चबूतरा, समझ गए? तो ये तमाम चीज आधुनिक नगर की भांति पहली बार हड़प्पा काल में देखने को मिलती है। और यही हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की सबसे बड़ी विशेषता है। पक्की ईंट का प्रयोग, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से जुड़ना, पक्की नाली का प्रयोग करना, नालियों में नरमोखा बनाना, तो ये तमाम चीज हड़प्पा काल में देखने को मिलती है। इसको समझिए ना, लिखा देंगे सब आप लोगों को हम, ठीक है ना? सब लिख, पहले समझ लीजिए, फिर हर एक बात आपको हम अक्षरशः आपको हम लिखा देंगे। जब कलम चलेगा तो फिर चलता रहेगा। क्या विचार बोलिए? कि पहले लिखाइए दे, समझ लीजिए, समझना बहुत जरूरी ना है। कंसेप्ट ले लीजिए, जितना बात कल से समझा रहे हैं, एक आध दिन और लगेगा समझाने में, या आज पूरा हो जाएगा। एक एक लाइन आपको लिखा देंगे हम, थक जाएगा लिखते लिखते आप। कोई लिखे नहीं लिखे? हमारा लिखे है, कोई लिखे है ना? थक जाइएगा आप, सांस तक आपको रुकना पड़ेगा 1-2 घंटा कम से कम। तेजस चलता है, इसीलिए अस्थिर रहिए, समझना बहुत जरूरी है। अच्छा सुनिए, इसके बाद जो है अगली बात जो हम करेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के अंतर्गत, वह होगा धार्मिक जीवन। क्या होगा? धार्मिक जीवन, हड़प्पा कालीन धार्मिक जीवन। और देखिए, हड़प्पा काल में अगर बात करें हम धार्मिक जीवन का, तो हड़प्पा सभ्यता जो भारत की पहली सभ्यता है, पूरी तरह से ये धर्म केंद्रित सभ्यता थी। मतलब धर्म में इसकी काफी आस्था थी और हर कार्य धर्म के अंतर्गत करता था। और ये लोग प्रकृति पूजा और देवी देवताओं की पूजा दोनों में विश्वास रखते थे। माने हड़प्पा कालीन जो धार्मिक जीवन है, वो कह सकते हैं कि प्रकृति पूजा, नेचर, प्रकृति पूजा एवं देवी देवताओं की पूजा, दोनों में इनकी आस्था थी, दोनों में देव आस्था थी। जहां तक सवाल उठता है प्रकृति पूजा का, तो प्रकृति पूजा के अंतर्गत ये लोग जो पूजा करते थे, नदियों की पूजा, नदी, पेड़ पौधा की पूजा, पशु पक्षी की पूजा, सूर्य की पूजा, नाग की पूजा, समझे? तो एक तरह से प्रकृति में, नेचर में जितना भी चीज है, समस्त चीजों, समस्त वस्तुओं
की पूजा में इनकी आस्था थी। हर वस्तु में, हर चीज़ में। हम लोग आजकल भी रखते हैं, नहीं देखते हैं कि जब विवाह ऐसे समारोह होते हैं में दो दिल जुड़ता है आपस में, तो पेड़ का पूजा होता है ना, आम का और किसका, महुआ का पूजा होता है, आम का महुआ का पूजा होता है, बाद में बरगद का पूजा होता है, पीपल का पूजा होता है। हर महिलाएं अपने सुहाग को चिर अस्थायी भले झगड़ते रहेगी दिन भर, लेकिन जब वट सावित्री होता है तो पूरी निष्ठा और आस्था के साथ, हाँ, बरगद पेड़ के नीचे जाकर के पूजा करती हैं, धागा सूत्र बांधती हैं उसमें कि मेरा सुहाग लंबे समय कायम रहे। भले वो करके आएंगे फिर लड़ेंगी पति के साथ, लेकिन वो पति और सुहाग हमेशा रहे। बरगद, इसलिए बरगद का पेड़ क्या होता है, विशाल होता है, छायादार होता है और बहुत ही उसकी आयु लंबी होती है। हजार साल का बरगद का पेड़ देखिएगा, हजार साल का, समझे। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि लोग, उस समय के जो लोग थे वो वृक्ष की पूजा करते थे, वृक्ष। और सबसे जो आदरणीय वृक्ष था उस समय क्या था, कौन वृक्ष था, पीपल का वृक्ष सबसे आदरणीय। उस समय के लोग पशु की पूजा करते थे, पशु। और सबसे आदरणीय पशु उस समय कौन सा था, हाँ, एक श्रृंगी बैल और कुब्बर वाला बैल, कुब्बर, बसहा बैल। आजकल भी देखिएगा लोग बसहा की पूजा करते हैं। बसहा जहां भी रहता है वहां देखिएगा कि जो भी कुमारी कन्या गुजरती है, हे बसहादेव अच्छा वर दीजिएगा हमको। जो भी कुमारी गुजरते हैं, हे बसहा देवता सुंदरी एक ला करके खोज दीजिएगा हमको। जॉब के लिए दोनों अच्छा करियर का निर्माण कीजिए, यूपीएससी कंप्लीट करा दीजिए, बीपीएससी कंप्लीट करा दीजिए। नहीं देखते हैं, पहले करियर तब शादी ब्याह की बात करते हैं लोग, लेकिन मन ही मन लोग मानते हैं, क्या मानते हैं ना। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि आज भी लोग श्रद्धापूर्वक बसहा बैल का लोग पूजा करते हैं, दान देते हैं। नहीं, एक आदर का भाव, निष्ठा का भाव होता है, अच्छी बात है एक तरह से। तो हाँ, श्रद्धा है। अच्छा, तो कुंवर वाला बैल, बसहा बैल, हाँ, सबसे आदरणीय उस समय पशु था। उस समय के लोग पक्षी की पूजा करते थे। आज भी पूजा पक्षी का होता है। तो पक्षी का पूजा, और सबसे जो आदरणीय पक्षी था क्या था वो, फाख्ता क्या होता है, जैसे बत्तख होता है, बत्तख टाइप होता है। तो फाख्ता की पूजा वो करते थे। पक्षी सबसे, हालांकि एक बात समझिए कि सभी पशु की पूजा करते थे, सभी पक्षियों की पूजा करते थे, लेकिन सबसे आदरणीय हो गया। इसी प्रकार देखिएगा हड़प्पावासी नदियों की पूजा करते थे, नदी, और नदी की पूजा करते थे। वो सबसे आदरणीय और पवित्र नदी उसमें क्या था, सिंधु। उस समय क्या था, सिंधु। अब जब वैदिक काल में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सरस्वती, ठीक है ना। वैदिक काल में सरस्वती आ जाएगा, हाँ, लेकिन हड़प्पा काल में क्या हो जाएगा, सिंधु नदी। तो हड़प्पा व सिंधु नदी की पूजा। और आजकल भी देखिएगा साल में एक बार सिंधु महोत्सव होता है, सिंधु की पूजा करते हैं। जब हमारे गृह मंत्री माननीय आडवाणी जी थे तो एक बार जरूर साल में आते थे सिंधु की पूजा करने के लिए वो। तो इस प्रकार से देखिएगा कि आदरणीय नदी के रूप में। तो इसी प्रकार वो लोग सूर्य की पूजा करते थे, हड़प्पा सूर्य की पूजा करते थे। और लोथल के उत्खनन से, लोथल कहाँ है, गुजरात, लोथल के उत्खनन से देखिएगा कि स्वास्तिक चिन्ह मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक किसका प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है। तो स्वास्तिक चिन्ह सूर्य का प्रतीक है, वो पूजा करते थे। फिर आप देखिएगा हड़प्पावासी नागिन की पूजा करते थे। तो आप इस प्रकार से समझ लें कि प्रकृति में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, नदी, झरना, पेड़ पौधा, पशु पक्षी वगैरह वगैरह, समस्त चीज की पूजा हड़प्पावासी बहुत ही श्रद्धा से,
बहुत ही विनम्रता से और बहुत ही सेवा भाव से करते थे। और इसका तो चलिए एक पूजा करते थे, सबसे बड़ी बात देखिए, इससे प्रकृति का क्या होता था? रक्षा होता था। पर्यावरण क्या होता था? संरक्षण होता था। नहीं, जिससे पेड़ में लोग सूत्र बांध दिया, जिस पेड़ को पूजा करता है जल्दी काटेगा? नहीं काटेगा। और देखिए कितना सोच डेवलप था। इसी पेड़ को बचाने के लिए भारत में एक ऐसा वक्त आया जब चिपको आंदोलन चला। किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा। देख रहे हैं, जी के भी पढ़ रहे हैं हम उसके माध्यम से, इतिहास के साथ साथ करंट भी पढ़ रहे हैं। चिपको आंदोलन, वो लोग क्या करते थे, जब पेड़ कटाई जंगल में होती थी तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग जाते थे, पेड़ से चिपक जाते थे, पकड़ लेते थे, सांकेतिक तौर पेड़ काटे नहीं। तो हड़प्पावासी की सोच जो थी वो देखिए कि नदी की पूजा, कि नदी को लोग गंदा ना करे, नदी की सफाई। आजकल देखते हैं गंगा भी मैली हो चुकी थी, और गंगा की सफाई के लिए करोड़ों रुपया, अरबों रुपया सरकार नमामि गंगे पर खर्च किया है, गंगा सफाई पर खर्च किया है। मतलब गंगा का जल आचमन करने योग्य नहीं रह गया था। नर्मदा बचाओ अभियान भी चलता। जबकि एक सुने होंगे आप लोग कि गंगाजल बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने में गंगाजल बड़ा कारगर होता था। पवित्रता तो है ही, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे तत्व गंगाजल में पाए जाते हैं कि यदि व्यक्ति पी लिया तो पी बहुत व्याधि अंत होता था। धार्मिक भी हो गया, अब वैज्ञानिक रीजन भी हो गया। लेकिन आज की जो गंगा जल की स्थिति हो गई है, आपको छूने में भी लगेगा नहीं, कैसे छुएं इसको, इतनी मैली हो गई। तो नदी की रक्षा हो, और फिर से सरकार ने रोक लगा दिया है कि आप गंगाजल में या गंगा जी में जाकर के कूड़ा कचरा नहीं फेंक सकते हैं। यहां तक कि मूर्ति का विसर्जन भी वर्जित हो गया है। अब दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा को क्या होता है, गंगा किनारे एक तालाब का निर्माण हो जाता है आर्टिफिशियल। हाँ, उसमें जाइए, मूर्ति को डाल दीजिए। हम लोग भी करते, सरस्वती पूजा करते रहते हैं ना, जाते हैं कृष्णा घाट के पास एक बनता है तालाब टाइप का, उसमें डाल दीजिए, वहां से उसका आएगा नगर क्या कहते हैं कि जो होते लोग उसको उठा कर ले जाते हैं सब। ठीक है, तो इस प्रकार से पशु पक्षी की पूजा, एक ऐसा वक्त भारत में आया वैदिक काल में कि बड़े पैमाने पर पशुओं का बलि होने लगा, पशु संकट आ गया, खेती पे समस्या उत्पन्न हो गई। इस बात को हड़प्पावासी भी ध्यान रखते थे, और इसीलिए उन लोगों ने पशुओं की रक्षा, पशुओं की पूजा, ताकि पशु की हत्या ना होगी। कितना सोच उन लोगों का वैज्ञानिक था। ठीक है, तो प्रकृति पूजा के विषय में बताया आपको हम कि उन लोगों का पूरी आस्था थी। हड़प्पावासी धार्मिक स्नान पर बड़ा बल देते थे कि कोई भी धार्मिक कार्य आप करते हैं तो पहले आप स्नान कीजिए। और उस स्नान को ध्यान में रखते हुए मोहनजोदड़ो में देखिएगा एक बृहद स्नानागार बना हुआ था। बृहद स्नानागार ईंट से निर्मित था। हाँ, और उसमें आप देखिएगा हमेशा पानी बदलने की व्यवस्था थी। कुआं से पानी आता था, जब गंदा हो गया पानी बाहर निकाल दिया गया, नया पानी उसमें भर दिया गया। क्योंकि मन की पवित्रता हेतु तन की पवित्रता भी बहुत आवश्यक होता है। कितने लोग स्नान करके आते हैं? इतना ही लोग। अरे बाप रे, कल से टपने नहीं देंगे किसी को। जो कल से नहा के सुबह नहीं आएगा उसको क्लास घुसने नहीं देंगे हम। पूजा करें या ना करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन स्नान जरूर करें। देखते हम डेली स्नान करके आते हैं, पूजा करके आते हैं। जो कल से नहा के नहीं आएगा उसको प्रवेश वर्जित हो जाएगा। एगो मशीन रखेंगे चेक करने के लिए नीचे में। स्नान जरूरी है, स्नान करना फ्रेश रहता है, पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है ना। कल से सुनिए, कल से सुबह में हर कोई स्नान करके आएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है ना। आदेश समझिए इसको, आग्रह समझिए, दोनों बात कर रहे हैं। तीसरा फिर डंडा भी रखेंगे, पिटाइयो होगा ऊपर से, नहीं स्नान करेंगे। स्नान करके हर कोई आएंगे कल से। तो स्नान की पूरी व्यवस्था, धार्मिक स्नान वो होता था। तो ये तमाम चीज हो गया प्रकृति पूजा के अंतर्गत।
अब बात करें हम लोग देवी देवता की पूजा के विषय में। सुनिए, हड़प्पा काल में देखिएगा जो धार्मिक स्थिति थी उसमें बहुदेववाद का प्रचलन था। बहुदेववाद तो मतलब हो गया बहुतों देवी देवता, एकेश्वरवाद नहीं। एकेश्वरवाद में क्या होता है? एक देवी या देवता जो भी हो। इस्लाम में है ना, इस्लाम में क्या है? एकेश्वरवाद। ईसाई में क्या है? एकेश्वरवाद। समझे? बुद्ध में भी वही है, जैन में भी वही है। तो एक देवी देवता में आस्था वो लोग रखते हैं। हाँ, लेकिन हिंदू धर्म में क्या है? बहुदेववाद। और यही इस धर्म को बचाकर रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाया। सबसे हमारी मर्जी हम काली जी को मानेंगे, आपकी मर्जी सरस्वती जी को मानिए, आप दुर्गा जी को मानिए, आप पार्वती जी को मानिए, आप शंकर भगवान का पूजा कीजिए, आप हनुमान जी का व्रत कीजिए, आप कार्तिकेय का उपासना कीजिए, आप संतोषी माँ की पूजा कीजिए, आप गणेश जी की पूजा कीजिए, आप विश्वकर्मा जी की पूजा के। भगवान जितना वे देवी देवता हैं, और सब देवता के साथ देवी भी। देवता अकेले नहीं है, हर देवता के साथ देवी हैं। कहते हैं कि हिंदू धर्म में करोड़ों देवी देवता है, करोड़ों देवी देवता है। तो एक तरह से यह क्या हो गया? धार्मिक स्वतंत्रता हो गया। जिनको इच्छा उन्हीं को मान लीजिए। अब पुराने देवता लोगों को पसंद नहीं आया, साईं बाबा को नया देवता बना लिया लोग। साईं बाबा नए देवता आगे ना। साईं बाबा कब के हैं? बहुत पुराने नहीं है, अंग्रेज के टाइम। अभी हम लोगों के समय के साईं बाबा है। अभी साईं बाबा आए हैं, कुछ दिन पहले आए हैं साईं बाबा, समझे। और आज युवाओं के सबसे लोकप्रिय देवता वो हो गए हैं। युवाओं के सबसे लोकप्रिय वो देवता। हर बृहस्पतिवार को युवा उसमें जाएंगे ही, साईं बाबा का दर्शन करेंगे, प्रसाद खाएंगे, कुछ दान भी देंगे। हाँ, लेकिन दान देने के बाद देखें अगल बगल कोई है कि नहीं है, तब निकालेंगे, पॉकेट में हाथ देंगे। तो इस प्रकार से देखिएगा कि यह एक स्वतंत्रता है जो बहुत बड़ी बात है, डेवलप सोच का एक प्रतीक है। तो बहुदेववाद, और बहुदेववाद में बताया आपको हम देवी और देवता दोनों, देवी और देवता दोनों की पूजा होती थी। अगर बात करें हम लोग देवताओं में, तो हड़प्पा काल में जो सबसे लोकप्रिय देवता थे शिव थे। शिव सबसे लोकप्रिय देवता शिव थे। शिव, और शिव की पूजा दो रूपों में होती थी, लिंग दूसरा मानव। शिव की पूजा देखिएगा लिंग रूप में, और सबसे ज्यादा आजकल भी देखिएगा, अगर 100 शिव मंदिर गए 98 में शिवलिंग पाइएगा, 1-2 मूर्ति पाइएगा, क्योंकि शिवलिंग की पूजा से ज्यादा फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। भगवान श्री राम ने भी शिवलिंग की स्थापना किया था, उनकी पूजा कहाँ पर? रामेश्वरम में। तो शिवलिंग की पूजा हर जगह अनिवार्यता, सबसे ज्यादा पूजा। लेकिन हड़प्पावासी शिवलिंग के साथ साथ आप देखिएगा कि शिव के मानव रूप की पूजा करते थे, मानव। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से देखिएगा कि एक मिला है योगी, एक योगी की आकृति मिली है मोहनजोदड़ो से, एक सील के पत्थर के ऊपर। और योगी जो है एकदम ध्यान की मुद्रा में है, वो ध्यान कर रहे हैं। और उनके सर के ऊपर 2 सिंह लगा हुआ है, और योगी के चारों ओर पत्थर पर ही मूर्ति स्वरूप में ही देखिएगा गंडा, बाघ, हाथी, और क्या है? भैंस, और एक गंडा, बाघ, हाथी, भैंस, हिरण। समझे? 5 पशु की आकृति बनी हुई है। और इसीलिए विद्वानों का एक वर्ग ने कहा है यह पशुपति शिव की आकृति है।
पशुपति शिव की आकृति है। हालांकि विद्वानों का एक बार कहा नहीं पशुपति शिव ये नहीं है, इसलिए कहा कि नहीं है कि शिव की सवारी क्या है, नंदी बैल या बसहा बैल, बैल शिव की सवारी है। इस सील के ऊपर बैल की आकृति नहीं पाई गई है, और बैल की आकृति नहीं होने के कारण से इतिहासकार कहते हैं यह शिव नहीं है। शिव होते तो पशुपति के साथ उनका नंदी भी अवश्य होता, समझे। लेकिन आमतौर पर लोग मानते हैं कि नहीं, ये पशुपति शिव की ही आकृति है, यानी कि शिव की पूजा दो रूप में वो लोग करते थे। इसके अलावा देखिएगा कि देवी की पूजा दो रूप में करते थे, देवी की पूजा भी दो रूप में करते थे, और एक था योनि रूप में, योनि रूप में पूजा, और एक मानव रूप में, दोनों रूप में पूजा होता था। आप देखिएगा कि जहां जहां भी शिवलिंग स्थापित है, योनि में लिंग स्थापित, ध्यान दिए हैं, नहीं ध्यान दिए हैं? अरे आप जिस मंदिर में जाइए, चलिए अभी गंगा किनारे में देखिएगा, जहां जहां भी शिव जी की मूर्ति है, यह है लिंग स्थापित है, योनि में लिंग स्थापित है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार योनि, उसमें ऐसा लिंग स्थापित रहता है इस प्रकार से। और हड़प्पा काल में दोनों समुदाय को ध्यान में रखते हुए, ताकि महिला और पुरुष दोनों के बीच समानता हो, आदर का भाव हो, इसलिए सृजन के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा पर बल दिया गया। और आज भी देखिएगा योनि और लिंग की पूजा सबसे अधिक मंदिर में देखी जाती है। फिर आप देखिएगा कि मानव रूप की जहां तक बात है, तो हड़प्पा के उत्खनन से, हड़प्पा के उत्खनन से एक पत्थर की महिला की मूर्ति मिली है, पत्थर, और उसके योनि से, नाभि से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया, पत्थर का सब है। तो योनि से, ये नाभि से देखिएगा एक पौधा निकल रहा है, और यह क्या हो गया, सृजन का प्रतीक। महिला क्या है, सृजन के प्रतीक हैं। और इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि भारत, हम लोग कहते हैं ना भारत, ध्यान दीजिए, आप लोग अगर नहीं जानते हो इस बात को जानिए आज, कि कहते हैं कि भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, कहते हैं ना, भारत के नाम पर देश का नाम भारत। तो भारत तो पुरुष थे, तो हम लोग कहते हैं भारत पिता की जय हो, कहते ना, लेकिन क्या कहते हैं, भारत माता की जय हो। इसलिए कहते हैं कि भारत की जो भूमि है, इससे हमें हर आवश्यकता की पूर्ति होती है। यह सृजन का प्रतीक है जो मां को माना गया है। और इसका कंसेप्ट कहां से आता है, हड़प्पा काल से आता है, इसी नाभि से पौधा निकलते हुए, कि सृजन शक्ति का प्रतीक महिला, और इसीलिए भारत को मां की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार देखिएगा हड़प्पावासी बहुदेववादी थे, देवी देवता दोनों की पूजा करते थे, प्रकृति की भी पूजा करते थे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हड़प्पावासी देवी देवताओं को खुश करने के लिए पशु को बलि भी देते थे। बलि प्रथा का प्रचलन था, पशुओं की बलि, इसलिए कि कई स्थल से आप देखिएगा कि बलि देने का जो वेदी होता है, बलि वेदी देखे हैं, इसको मैसा कहते हैं, मैखा, उसमें डालकर पशु की काटा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल से बलि वेदी का प्रमाण मिला है। हाँ, साथ में अग्निकुंड के बगल से पशुओं की कटी हुई हड्डी मिली है, और इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पावासी पशुओं की बलि भी देते थे, यानी देवी देवताओं को खुश करने की पद्धति क्या थी, पशु बलि, पशु बलि। और फिर देखेंगे कि हड़प्पावासी यज्ञ में भी आस्था रखते थे, यज्ञ करते थे, हर धार्मिक कार्य के साथ क्या करते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ। और यज्ञ के लिए अग्निकुंड का निर्माण होता था, और यह अग्निकुंड त्रिभुजाकार भी होता था, गोलाकार भी होता था, और चौकोर भी होता था, 3 प्रकार का। और 3 जगह से अग्निकुंड का प्रमाण मिला है, 3 स्थान से। याद रखने के लिए याद रखिएगा, कलब से, कलब, क का मतलब कालीबंगा, ल का मतलब लोथल, ब का मतलब बनवाली। तो कालीबंगा, लोथल, बनवाली से
अग्निकुंड का प्रमाण मिला है, यानी कि हड़प्पावासी हर धार्मिक कार्य के समापन के अवसर पर यज्ञ भी करते थे। अग्नि यानी अग्नि भी एक देवता ही थे। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हड़प्पावासी के धार्मिक जीवन में आस्था का बड़ा महत्व था, धर्म केंद्रित ये सभ्यता थी। इस समय के लोग प्रकृति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा, और ध्यान रखें कि भारत में मूर्ति पूजा का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? हड़प्पा काल में। वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं था। वैदिक लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। लोग यज्ञ करते थे, कर्मकांड करते थे, स्तुति करते थे, प्रार्थना करते थे। मूर्ति का प्रमाण नहीं मिलता है। मूर्ति फिर कब मिलता है? गुप्त काल में। गुप्त काल में, समझे? लेकिन अगर सबसे पहले हम देखें, सवाल पूछेगा कि भारत में मूर्ति पूजा का पहला प्रमाण हड़प्पा काल में। ठीक है, इसके बाद मूर्ति पूजा हो गया, फिर देवी पूजा, देवताओं की पूजा, फिर लिंग पूजा, फिर योनि पूजा, फिर कह सकते हैं वृक्ष पूजा, फिर नदी पूजा, फिर पशु पक्षी की पूजा, फिर कह सकते हैं नाग पूजा, फिर बलि प्रथा, फिर कह सकते हैं आप यज्ञ प्रथा। ये तमाम चीज यानी कि आज के धार्मिक जीवन में जो भी बातें देखने को मिलती है आपको, उसका सबसे पहला प्रमाण कब मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में। सबसे पहला प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। और वही संस्कृति, वही लोकाचार किसी न किसी रूप में थोड़े बहुत संशोधन के साथ आज भी चल रहा है। और ये क्या हो गया? इसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की निरंतरता। हड़प्पा सभ्यता की निरंतरता, हड़प्पा की वो संस्कृति जो आज भी प्रचलित है, हड़प्पा की निरंतरता। बोले सभ्यता का पतन हो गया, लेकिन सभ्यता की जो विशेषता थी वो आज भी है। जिस प्रकार कहते हैं हम लोग महात्मा गांधी के विषय में, गांधी कहते थे गांधी मर जाएगा, गांधीवाद जिंदा रहेगा। है, जिंदा है आज, नहीं देखते हैं? जब आदमी चारों ओर से घिर जाता है हर समस्या से, अपने को समस्या में डाल करके उलझ जाता है समस्या में, लगता है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तब क्या करता है? गांधीवादी विचार लोग अपनाता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? बोलिए आप लोग। संजय दत्त। संजय दत्त नहीं देखे, बड़े बड़े समस्या में जब फंस गया, अंतिम से निकलने के लिए मुन्ना भाई MBBS सिनेमा बनाया, देखें उसमें गांधी जी का रोल, इतना बढ़िया रोल किया, उसी में जमानत भी मिल गई उसको बाद में आकर हैं। और कहते भी हैं हम लोग, अब तो छोड़ दीजिए, चलिए चलिए एक उदाहरण है, हम अभी बता रहे हैं, किसी को आप 10 को गाली बक दीजिए, 4 थप्पड़ मार दीजिए, जो कहना है कह दीजिए, अंतिम भैया गलती हो गलो, जे कर बस करो, नहीं देखते हैं? बेचारा वो ताकने लगे आपके तरफ, ओ छोड़ो जो गलती किया माफ कर दो इसको, नहीं देखते? यही है गांधीवादी। 1000 गलती करके एक माफीनामा आप रख दिए, आदर के साथ सब माफ। नहीं है कि नहीं है? बोलिए। तो इस प्रकार से, और क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। क्षमा जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, लाख कोई गलती आपके साथ किया है, यदि आप क्षमा कर दिए तो आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गए। क्षमा देना ताकतवर व्यक्ति का काम होता है। कमजोर व्यक्ति कभी किसी को क्षमा नहीं दे सकता है, मजबूत व्यक्ति ही लोगों को क्षमा देता है, माफ करता है। एनीवे, तो इस प्रकार से आप देखिएगा हड़प्पा कालीन ये धार्मिक जीवन। अब बात करेंगे हम लोग हड़प्पा कालीन आर्थिक जीवन के विषय में। आर्थिक जीवन एक बार पूछिए इसको दिन बढ़िया से लेकर आइए। चावल और रागी तो
आज समझ लीजिए आर्थिक जीवन, कल लिखाएंगे, ठीक है ना, कल खाली लिखाने का कार्यक्रम होगा। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन आर्थिक जीवन। और देखिए हड़प्पा कालीन आर्थिक जीवन की हम लोग बात कर रहे हैं। हड़प्पा कालीन, लेकिन एक आपको हम ट्रिक देते हैं यहां पर। हड़प्पा काल से लेकर के आज तक चाहे पूरा प्राचीन काल हो, पूरा मध्यकाल हो, या पूरा आधुनिक भारत हो, या आज का भारत है, जब कहीं आपको आर्थिक जीवन लिखने की आवश्यकता पड़े, लिखना ही पड़ेगा आर्थिक जीवन। 4 बात का ध्यान रखिएगा, 4 बात कंसेप्ट रखिए, 4 बात ध्यान में रहेगा तो आपका आर्थिक जीवन बेहतर तरीका से लिखा जाएगा। और सबसे पहले इसमें चर्चा करेंगे हम लोग कृषि। कृषि जब किसी काल का हो, एक आपको ट्रिक मिल गया, क्लू मिल गया। जब किसी काल का आर्थिक जीवन लिखे एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, कृषि की बात करेंगे। दूसरा जो होगा वो क्या होगा, पशुपालन, पशुपालन। तीसरा क्या होगा, उद्योग, उद्योग। चौथा क्या होगा, व्यापार। बस इस 4 बात का ध्यान रखिएगा, आपका आर्थिक जीवन मजे में लिखा जाएगा। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन हो गया, 4 गो ये हो गया, 5 एक कंक्लूजन हो गया, 6 पैराग्राफ आपका हो गया। 6 में काफ़ी नोट्स हो जाता है, फुल नोट्स लिख दीजिएगा आप। जहाँ तक सवाल है ध्यान दीजिए कृषि का, तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और पहले ही बताया आपको हम कि भारत में नगरीकरण का पहला प्रमाण हड़प्पा काल में मिलता है। लेकिन नगरीकृत होने के बावजूद हड़प्पा काल में एक उन्नत कृषि देखी जाती है। हड़प्पा काल में उन्नत विकसित कृषि आप देख सकते हैं। हड़प्पावासी सामान्यतया नदी घाटी के किनारे बसते थे, और नदी घाटी के होने के कारण से उनको कृषि करने में काफ़ी सहायता मिलती थी। हाँ, और हर साल आप देखिएगा कि जब बाढ़ का मौसम खत्म होता था, तो बाढ़ के मौसम खत्म होने के उपरांत लोग फसल बोते थे अपने खेत में, और अगला बाढ़ आने के पहले फसल को काट के तैयार करके अपने घर में सुरक्षित रख लेते थे। करीब करीब हर साल बाढ़ आती थी, और हर साल बाढ़ आने के कारण एक फायदा उनको ये होता था, मिट्टी बदलता था, और मिट्टी बदलने के कारण से उपजाऊ क्या होता था, ज़्यादा होता था। और इसीलिए कहते हैं कि हड़प्पा काल में अधिशेष उत्पादन होता था। अधिशेष का मतलब क्या हो गया, सरप्लस, आवश्यकता से ज़्यादा। और यही वजह है कि नगरीकरण का विकास हुआ। अधिशेष उत्पादन नहीं होता तो नगरीकरण नहीं हो पाता। इसलिए आखिरकार नगर के लोग निश्चिंत थे कि खाने पीने की वस्तु हमको आ जाता है गांव से, तब ना। अगर नहीं आता, आज पटना का मान लें, इतने सारे लोग पटना में रह रहे हैं, और अगर पटना में खाने पीने की वस्तु हम लोग को नहीं मिल पाएगा, कोई यहाँ टिकेगा? कोई नहीं टिकेगा यहाँ पर। बाकी तो छोड़ दीजिए, खाली सब्जी मिलना बंद हो जाए, आधा लोग भाग जाएगा यहाँ से। तो हड़प्पा काल में आसानी से अधिशेष उत्पादन के कारण नगर तक फसल पहुंच पाता था। जहां तक सवाल है खेती करने का, तो हड़प्पावासी क्या करते थे, खेती करने के लिए सबसे पहले अपनी भूमि को हल की सहायता से अच्छी तरह से जोतते थे। हल की सहायता से, हल जानते हैं ना। और हल में जो फाल लगता था वो किसका होता था उस समय, हड्डी का, लकड़ी का, तांबा का, लोहा का नहीं होता था। इसलिए उसमें लोहा हड़प्पा काल में नहीं था। ठीक है, और आराम से तांबे के फाल से, लकड़ी के फाल से, हड्डी के फाल से जुताई इसलिए हो जाती थी, हर साल बाढ़ आ रहा है, मिट्टी बदल रहा है,
मिट्टी कठोर नहीं, हल्का मिट्टी होता था। ठीक है, तो हल की सहायता से और बनवाली के उत्खनन से, बनवाली हरियाणा, हल का साक्ष्य भी मिला है, प्रमाण मिला है वहां से। इसके बाद देखिएगा कि खेत की जुताई करते थे, फिर उसमें फसल बोते थे। और अब तक जो हड़प्पा सभ्यता से फसल का प्रमाण मिला है, एकमात्र फसल को अगर छोड़ दें हम लोग तो बाकी सभी प्रकार के फसल, अनाज मिल चुका है। और वह क्या है? रागी, रागी यानी कि मरुआ। मरुआ को छोड़ करके हड़प्पावासी सभी प्रकार के अनाज से परिचित थे, सभी प्रकार के। चावल के विषय में विवाद था, लेकिन चावल भी मिल चुका है। गुजरात में जगह है रंगपुर, रंगपुर, और रंगपुर है, रंगपुर। और रंगपुर से देखिएगा धान की भूसी मिला है, धान की भूसी। और धान की भूसी मतलब चावल मिल गया, तब धान की भूसी होगा। तो रंगपुर से एक तरह से चावल के भी साक्ष्य मिल गए हैं। उत्तम किस्म का जौ, सुंदर जौ, मिला है कहां से? बनवाली से। इसके अलावा गेहूं, मटर, दलहन, तिलहन, सभी प्रकार के फसल, सभी प्रकार के अनाज हड़प्पा के उत्खनन से उपलब्ध हो गया है। ध्यान रखिएगा, रागी का प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पावासी डबल क्रॉप, एक साथ दो प्रकार के फसल उपजाने की कला से भी परिचित थे। कल का आप लोग अखबार पढ़े होंगे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि अब किसान साल में 3 फसल, देखें ना, 3 फसल का उत्पादन कर सकते हैं। और सोचिए कि हड़प्पा काल में ही डबल क्रॉप था, 2 फसल एक साथ एक समय में। और खास करके कालीबंगा के उत्खनन से, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो कालीबंगा के उत्खनन से आप देखिएगा कि डबल क्रॉप का प्रमाण मिला है। डबल क्रॉप में एक है चना, एक है सरसों। चना और सरसों एक साथ एक खेत में उत्पादन करने का प्रमाण मिला है। इसी प्रकार के कई और डबल क्रॉप भी होता था, आजकल भी होता है। देखिएगा कि गेहूं में लोग सरसों देता है, रागी देता है, आलू में मकई होता है, वो देता है। आलू में मूली की खेती होता है, देखिएगा। धान के बगल में देखिएगा कि अरहर की खेती होती है। तो इस प्रकार से आज भी एक साथ एक खेत में लोग, खेत में ही देखिएगा कि धान के समय में दलहन डाल देता है, धान काट लिया, दलहन देखिएगा उसका पेड़ हो जाता है, बाद में लोग तोड़ता है। तो एक साथ 2 फसल हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो ये आपको हड़प्पा सभ्यता की विशेषता कृषि के क्षेत्र में आप देखेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग पशुपालन का। तो पशुपालन के अंतर्गत आप देखेंगे कि हड़प्पावासी लगभग सभी प्रकार के पशुओं से परिचित थे। हाँ, घोड़ा के विषय में विवाद था, लेकिन सुरकोतरा की जगह है गुजरात में, सुरकोतरा। कौन जगह है? सुरकोतरा। और यहां से गुजरात में है, घोड़ा की हड्डी मिली है, हॉर्सबोन। और घोड़ा की हड्डी मिलने के कारण से अब ये लोग मान लिए हैं हड़प्पावासी घोड़ा से भी परिचित थे। यानी कि सभी प्रकार के पशुओं से हड़प्पावासी परिचित थे। और पशुओं की सहायता से वो खेती भी करते थे, उद्योग भी करते थे, व्यापार भी करते थे, कभी कुछ पशु को काट के भोजन भी करते थे, यानी मांसाहारी भी थे वो लोग। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि पशु का बड़ा महत्व था, पशु से दूध का उत्पादन होता था। तो पशु पालन हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन एक बहुत बड़ी विशेषता थी। और फिर बात करें हम लोग इंडस्ट्री का, उद्योग का, तो हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे
कि बड़े पैमाने पर उद्योग धंधा के विकास देखे जा सकते हैं, बड़े पैमाने पर। और इस समय का उद्योग कई प्रकार का उद्योग था, कई प्रकार का। जैसे आप देखिएगा, एक था ठीक है, मन का भी है। सबसे पहले क्या कह सकते हैं? मृदभांड उद्योग, मृदभांड, हाँ, मृदभांड उद्योग। फिर क्या था? मनका बनाने। फिर क्या था? वस्त्र निर्माण। फिर क्या था? धातु उद्योग। फिर क्या था? प्रस्तर उद्योग। फिर क्या था? लकड़ी उद्योग। समझे? इतने सारे उद्योग का विकास हड़प्पा काल में आप देख सकते हैं। मृदभांड का मतलब मिट्टी का बर्तन। फिर कहते हैं मूर्ति निर्माण, मूर्ति निर्माण। तो मृदभांड मिट्टी का बर्तन, चाहे वो खाना बनाने का बर्तन हो, खाना खाने का बर्तन हो, सब मिट्टी का। अनाज रखने का बर्तन हो, मिट्टी का, सुंदर सुंदर, आकर्षक आकर्षक। हाँ, आजकल देखते चीनी मिट्टी का, उस टाइप से उसको कलर भी करते थे। और खास करके दो कलर, एक आपको गेरुआ रंग का मृदभांड मिला है, गेरुआ कलर होता है ना, और एक लाल और काला मृदभांड। लाल रंग का है, उस पर काला से डिजाइन किया गया है। और लोथल से तो मिला है चित्रित मृदभांड मिला है, यानी कि मृदभांड पर कौवा की, लोमड़ी का चित्र बना हुआ है, सुंदर। इस प्रकार से लोग सभी प्रकार के बर्तन बनाते थे मिट्टी के, उसको कलाकृति से सजाते थे बढ़िया से, बड़ा ठोस होता था। और भोजन बनाने से लेकर के, खाने से लेकर के वस्तु निर्माण और घर की सजावट तक में उसका प्रयोग करते थे। मृदभांड उद्योग हो गया। मन का क्या होता है? स्टोन, पत्थर होता है, मोती, समझे? उससे लोग तरह तरह के गहना बनाता था। इसके अलावे वस्त्र, हड़प्पा काल में पहली बार देखिएगा कि सिले सिलाए वस्त्र का प्रमाण मिला है। सिले सिलाए वस्त्र माने उस समय के लोग सिया हुआ वस्त्र पहनते थे। तो कोई सिया हुआ वस्त्र मिला नहीं है। ये मत सोचिए कि शर्ट मिला है, पैंट मिला है, कोट जैकेट जींस मिला है, वो सब नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से बड़े पैमाने पर मूर्तियां मिली है, महिलाओं की मूर्ति मिली है। और मूर्तियों को दिखाया गया है, मूर्ति में दिखाया गया है कि मूर्ति स्कर्ट पहनी हुई है, ब्लाउज पहनी हुई है। आखिर स्कर्ट और ब्लाउज तो सिलाई के बाद ही बनता होगा, ठीक है? तो यहां पर यह अनुमान लगता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से सूत मिला है, धागा मिला है। फिर कपास का प्रमाण मिला है। और पूरे भारत में अगर हम बात करें तो कपास का सबसे पहला प्रमाण कहां मिला है? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में कपास का पहला प्रमाण। और इसीलिए यूनानियों ने कपास को क्या कहा है? सिंडोन। सिंधु से मिली हुई कपास, सिंडोन, कपास का पहला प्रमाण। और एक वक्त था प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में भी, मैं भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन तक पूरे विश्व को सबसे ज्यादा कपास और सूती वस्त्र कहिए का निर्यात कौन करता था? भारत, इंडिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद वस्त्र का एक्सपोर्ट बंद हो गया और कपास का एक्सपोर्ट शुरू हो गया। तैयार सूती वस्त्र के हम सबसे बड़े निर्यातक थे। अंग्रेजों के कारण क्या हो गए? सबसे बड़े आयातक बन गए, इंपोर्ट करने वाले बन गए, समझे? और भारतीय सूती वस्त्र की बड़ी मांग थी। बताएंगे आने वाले समय में कैसे कैसे मांग इसका बढ़ता गया कंट्री में। तो वस्त्र निर्माण। इसके बाद देखिएगा धातु निर्माण। हड़प्पा काल में विभिन्न प्रकार के धातुओं से भी कई प्रकार के उपकरण बनते थे।
और खास करके हड़प्पा काल में पहली बार देखेंगे कि तांबा और टीन को मिला करके क्या बनाया गया, कांसा बनाया गया। और इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन, भारत में पहला प्रमाण मिलता है कांसा का हड़प्पा काल में, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। फिर देखिएगा प्रस्तर पत्थर से के वस्तु बनते थे, लकड़ी से के वस्तु निर्माण होता था, मूर्ति को बना करके और बाजार में बेचना उसमें के कढ़ाई कला था, उद्योग था। इस प्रकार हड़प्पा काल में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे के अस्तित्व देखे जा सकते हैं और हड़प्पा कालीन इकोनॉमी का यह एक ठोस आधार भी था। और अब अगर बात करेंगे हम लोग व्यापार का, तो हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा काल में आप देखेंगे कि व्यापार भी काफ़ी विकसित था। आंतरिक और विदेश व्यापार दोनों होता था, आंतरिक भी और विदेश भी। आंतरिक व्यापार पशुओं की सहायता से, बैलगाड़ी की सहायता से, और विदेश व्यापार कैसे होता था, नाव की सहायता से। नाव, बड़ा बड़ा नाव होता था। और कहते हैं इस नाव चालन के विकास के लिए, सुविधा के लिए भारत में कई बंदरगाह बनाया गया, कई बंदरगाह। और इसमें सबसे जो सुंदर, सबसे जो विकसित बंदरगाह था वो कौन था, हाँ गोदी, उसी को गोदीवाड़ा कहते हैं, लोथल से मिला है। सबसे भव्य, सबसे विशाल गोदीवाड़ा लोथल से मिला है। हाँ, इसके बाद देखिएगा कि हड़प्पा काल में सबसे ज्यादा विदेश व्यापार किससे होता था, मेसोपोटामिया से। सबसे ज्यादा मेसोपोटामिया यानी कि इराक से सर्वाधिक। और सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बीच में दिलमुन और माकन नामक एक जगह था। दिलमुन हो गया बहरीन आज के संदर्भ में, बहरीन, अब माकन हो गया मकरान तट। तो दिलमुन और माकन मध्यस्थता का कार्य करता था, अर्थात हड़प्पा के व्यापारी और मेसोपोटामिया के व्यापारी आ गया दिलमुन और माकन, और यहां आकर के वस्तु का आदान प्रदान कर लिया। मतलब जो वस्तु हड़प्पा का था वो दे दिया मेसोपोटामिया व्यापारी को, और वहां दे दिया हड़प्पा व्यापारी को। और इस प्रकार से वस्तु का विनिमय हुआ, वस्तु का आदान प्रदान हुआ, और यह व्यापार में भारत का पलड़ा भारी था। हम लोग फायदे में थे, व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में था, हम लोग घाटे में नहीं थे, हम लोग फायदे में थे, क्योंकि निर्यात ज़्यादा करते थे, आयात कम करते थे। इसके बाद देखिएगा ईरान से हमारा व्यापार था, ईरान से, इसलिए कि लोथल का जो गोदीवाड़ा है, बंदरगाह है, वहाँ से ईरान की मुद्राएं मिली है, वहाँ की मुद्राएं मिली है, उससे व्यापार था। बदखसा अफगानिस्तान में है, वहाँ से व्यापार होता था हमारा। वहाँ से क्या मंगाते थे, लाजवर्द मनी बदखसा से मंगाते थे। ईरान से टीना मंगाते थे, टीना अल्वेस्टर मंगाते थे वहाँ से। अफगानिस्तान से वस्तु मंगाते थे हम लोग। हिमालय के इलाका से शिलाजीत आता था, देवदार की लकड़ी आती थी। सौराष्ट्र से, सौराष्ट्र गुजरात हो गया, मूंगा, मोती, शंख, कौड़ी, समुद्री उत्पाद होता था। कोलार से, दक्षिण भारत से सोना मंगाते थे। फिर देखिएगा खेतरी खान है राजस्थान में, वहाँ से तांबा आता था, चांदी आता था। इस प्रकार, हाँ अभी भी है। इस प्रकार से देखिएगा कि व्यापार का नेटवर्क था, नेटवर्क।
और इसमें आदान प्रदान क्या था, वस्तु का, सिक्का मुद्रा नहीं मिला है, लेकिन टोकन के तौर पर मुहर का प्रयोग होता था। मुहरे एक टोकन के तौर पर मुहरे होता था। और सबसे ज्यादा जो मुहरे मिली है वो सेलखड़ी की मिली है। सेलखड़ी क्या होता है, चौक नहीं होता लिखने का बोर्ड पर, सेलखड़ी सबसे अधिक। इसका तांबा का भी मिला है, मिट्टी का भी मिला है। सेलखड़ी का सबसे ज्यादा मुहरे मिली है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि सबसे अधिक मुद्राओं के ऊपर एक श्रृंगी बैल की आकृति मिली है। मतलब सर्वाधिक मोहर के ऊपर क्या मिला है, एक सिंग वाला बैल मिला है, एक श्रृंगी बैल मिला है। फिर देखिएगा कि हड़प्पावासी जो थे वो नाप तौल से भी परिचित थे। नाप तौल, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से तराजू मिला है, बाट बटखरा मिला है और स्केल मिला है नापने के लिए। फिर गिनती का प्रमाण मिला है। गिनती मैंने हड़प्पावासी ही पहली बार 1 से लेकर के 16 का प्रयोग करते, कहते क्या कहते हैं, दशमलव पद्धति। 16 उसके गुणज। पहले क्या होता था, 16 आना का 1 रुपया था ना, तो 16 और उसके गुणज का पहली बार प्रमाण हड़प्पा काल में मिले। गिनती, दशमलव पद्धति का विकास इस समय में हो चुका था। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हर दृष्टिकोण से ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो आर्थिक रूप से समृद्ध था, बहुत ही संपन्न था। विकास का वो दौर देखा गया। उस समय का कृषि, उस समय का पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य सब कुछ काफ़ी विकसित था, विकास की अवस्था में वो था, जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। ठीक है, छोड़ दीजिए आज इतना, 10 बज गया।